वही पुरानी व्यवस्था लोगों को दिमाग में भर रहे हो कि पुरानी व्यवस्था जो पहले थी ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद यही चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। यूपी के लोगों ने 40% लोगों ने योगी के फेवर में वोट किया, ठीक है। इसका मतलब 60% इसके खिलाफ में थे, यानी कि 60% लोग बदलाव चाहते थे। ये तो डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है ना कि 40% भी वोट पाया हुआ आदमी आपका मंत्री बन जाता है। अमित शाह तो मेदांता में चले जाते हैं, अपने सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे तो मेदांता में जाएंगे, और गरीब कहाँ जाएगा। महान है बहुत तेज, कैसे महान है भैया। 100 रुपए के लिए गटर में घुस जा रहा है आदमी, आप चांद पे जा रहे हैं और 100 रुपए के लिए गटर में आप आदमी घुसा दे रहे हैं। महान, बहुत महान है। और जनता अपने सही मुद्दे के लिए भी लड़ती है, और जनता अगर जो पावर में है वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी लड़ती है। वो चाहे कोई भी पावर में रही हो, कांग्रेस भी थी, कांग्रेस खिलाफ भी लड़े, कांग्रेस को भी नीचे लाए, बीजेपी खिलाफ भी लड़ेंगे और बीजेपी को भी नीचे लाएंगे। पेंशन नहीं मिल रहा है बुढ़ापे में, 60-60 साल के हो गए हैं, इलाज नहीं मिलता, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आप विकास किसको कहते हैं? तो हम लोगों को बुद्धू ना समझे। हमें पता है कि कोरोना काल में क्या हालत थी यूपी में, और यूपी के लोगों ने एक बड़े हिस्से ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। हमें आंकड़े और ध्यान से देखने चाहिए। शर्म की बात है कि हम पूरी दुनिया को खाना खिलाने की औकात रखते हैं, हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली की कश्मीरी गेट में। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखिए, किस तरह से यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग। लगातार ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोग का कहना है कि ये बुलडोजर वाली सरकार बन चुकी है। जिस तरह से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आज हर तरफ दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीब आदमी के पेट पर लात मारा जा रहा है, बस उसी के विरोध में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त कश्मीरी गेट से लेकर के ये एलजी हाउस तक चलेंगे, वहाँ पर जाके प्रदर्शन करेंगे। इनका मार्च चल रहा है और आप ये तस्वीरें देखिए, केवाईएस और सीपीआई की गठजोड़ में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और लगातार ये लोग बुलडोजर के खिलाफ, गरीबों के ऊपर ही क्यों बुलडोजर चलाया जाता है, क्यों उनके घर उजाड़ा जाता है, इस तरह के पोस्टर लेकर के भाजपा, बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ ये आंदोलन है, ये एक प्रदर्शन है, ये एक प्रोटेस्ट है। आप लगातार ये तस्वीरें देखते जाइए मेरे पीछे, किस तरह से इस देश में महंगाई ने, बेरोजगारी ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, और लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं इसी खिलाफ कि सरकार इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देती है। जिस तरह से आज लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से आज महंगाई ने लोगों के नींबू निचोड़ रखा है, जिस तरह से आज पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, जीडीपी गिर रही है, डॉलर इतना ऊपर चढ़ गया है। अब ये सारी चीज़ें इन सबको लेकर के लोगों का गुस्सा है कि आखिर ये सरकार सोई हुई क्यों है, कब तक जागेगी ये सरकार। आप लगातार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोग एकजुट हुए हुए हैं और यहाँ पे वो लोग भारी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का। बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हम लगातार यहाँ पे लोगों से ही बात करेंगे, उनसे बात करके जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पर, क्या हुआ है यहाँ पे वाकई। हम लोगों की राय भी जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं। हम बताएंगे क्या। जी, मेरा नाम प्रिया डे है और मैं भारतीय महिला फेडरेशन से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ दिल्ली राज्य से। और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि दिल्ली राज्य में आज के डेट में जो एक हमारी देश की राजधानी है, वहाँ एक समुदाय विशेष को टारगेट करके उनके लिए जो बुलडोजर की राजनीति चलाई जा रही है, जो ये राजनीति एक स्टेट में, 2 स्टेट में करके ये यहाँ पे भी चाह रहे हैं। तो ये राज्य का जो दिल्ली राज्य ये एक अकेला राज्य नहीं है, ये पूरे देश की राजनीति है, राजधानी है। यहाँ पे ऐसी इस टाइप की जो इनकी गुंडागर्दी वाली राजनीति नहीं चलेगी और हम चलने नहीं देंगे। और जिस तरह से इन्होंने घर बर्बाद करना और दुकानें बर्बाद करना, कई जगह तो इन्होंने पेड़ों तक उखाड़ दिए, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट से है कि आप पेड़ नहीं उखाड़ सकते, इन्होंने तो पेड़ तक उखाड़ दिए हैं। तो ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए और इनको अपनी ये बुलडोजर राजनीति को पीछे लेना पड़ेगा। आपको कोई कार्रवाई करनी है, जो कानूनी तौर पर कार्रवाई होती है संविधान अनुसार, आपने वो कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई किसी के घर के बाहर अवैध तरीके से कुछ कब्जा कर रखा है किसी ने, तो फिर वो तो हटाएगी ना। अवैध तरीके से अब ये पेड़ खड़ा है, ये अवैध तरीके से खड़ा है क्या? पेड़ों को भी आपने तोड़ा हुआ है, वो अवैध है क्या? कई जगह पे आपने देखा होगा कि इन्होंने शाहीन बाग में बंगलों के बाहर पूरे के पूरे पेड़ उखाड़ डाले। तो आपको पेड़ जब तोड़ने ही नहीं थे तो आपने उनको पे क्या चलाना था? और पहले बात तो बुलडोजर किस राजनीति का, मतलब किस कानून में लिखा है कि आप बुलडोजर से किसी का पूरी संपत्ति और घर उखाड़ दे, जबकि उसके लिए आपके पास कोई कानूनी दस्तावेज है नहीं, कुछ नहीं है। आपने किसी भी परिवार को, अगर मेरे घर में मैंने अनऑथराइज्ड करा हुआ है तो आप मुझे कोई एक नोटिस तो भेजोगे, आप बिना नोटिस के ही वो कर दे रहे हो। आप जो मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं आप उनको टारगेट कर रहे हो।
अब शाहीन बाग आप टारगेट करो, जहांगीरपुरी आपको लग रहा है ये मुस्लिम बहुल है तो पहले इनको टारगेट करो, तो ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह से आप एक जो ये हमारा देश है, ये सेकुलर देश है, और आप यहाँ पे एक जाति विशेष को या एक समुदाय विशेष को टारगेट नहीं कर सकते। ये सेक्युलर देश है, लेकिन मोदी जी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैडम, मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी भारत नहीं है, वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी प्रधानमंत्री जरूर हैं पर वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो भारत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री है तो उन्होंने अपना ये सम्मान बना के रखना चाहिए और सभी समुदाय को लेकर चलना चाहिए। जब उन्होंने आप वोट जब जीते थे तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग वोट मिले थे, पूरे देश के वोट से ही आप आए हो ना, तो आप जनता को ही परेशान करोगे। आप अभी मुसलमान टारगेट कर रहे हो, कभी आप दलित टारगेट करते हो, कभी आप कोई टारगेट करते हो, आप महिलाओं तक को भी वो करते हो। आप चाहते हो कि आप वही पुरानी व्यवस्था लोगों को दिमाग में भर रहे हो कि पुरानी व्यवस्था जो पहले थी ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद यही चलेगा, तो ये नहीं चलेगा। महिलाएं भी हिंदू राष्ट्र जब चाहते हैं ना, आप चाहती नहीं है हिंदू राष्ट्र बने? हम चाहते हैं कि जो हमारा राष्ट्र था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो हम शुरू से जानते आ रहे हैं। हमारे देश की लड़ाई में अगर भगत सिंह थे तो अशफाकुल्ला भी थे। हमारी देश की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे थे, तो आपने जब आज़ादी में हम सारे खड़े हुए, तो आज आप कैसे आके बोल रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान? आपने नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये मसला अब ये हो गया है इन्होंने कि हिंदू 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 कर करके इन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी बिगाड़ रखा है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ महंगी कर रखी है। ये इनको दिखता नहीं है। इन्होंने बुलडोजर की राजनीति जो यूपी में चलाई है वो सोचते हैं यहाँ पे भी हो जाए, तो हम इसका विरोध करेंगे। हम किसी भी समुदाय विशेष के खिलाफ अगर ये वो करेंगे कार्रवाई तो हम इसके खिलाफ खड़े होंगे। बताइए कि यहाँ पर आप लोग एकजुट हुए हैं, तो जो मोदी सरकार की नीतियाँ हैं, बुलडोजर के खिलाफ जो कार्रवाई करी बुलडोजर चला करके, तो वो इसमें गलत क्या है? बुलडोजर चलाना ये हमको सामने से दिख रहा है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसके पीछे एक तरह की एक प्रकार की राजनीति खेली जा रही है। वो मैच खाली बुलडोजर चलाना नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना आपको लग रहा है कि आप जो गैर कानूनी तरीके से एक्सटेंशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं, आप उन पर बुलडोजर चला रहे हैं, चलाइए। आप डिफेंस कॉलोनी में भी चलाइए, आप साउथ दिल्ली में चलाइए, आप जाइए आईएनए की तरफ जाइए, आप सैनी फार्म में चलाइए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रखा है। और इंक्रोचमेंट वहाँ 10-10 गज का इंक्रोचमेंट नहीं है, वहाँ हज़ार गज का इंक्रोचमेंट हुआ पड़ा है। सैनिक फार्म में पूरा लंबे 2-2 किलोमीटर लंबे फार्म हाउस है। आप कीजिए, अगर आप सही में इसके प्रति चिंतित हैं तो बुलडोजर आप उन पे भी चलाइए। लेकिन आप कुछ इलाके टारगेट कर रहे हैं और उस इलाके में भी कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। कौन से इलाके टारगेट किया जा रहा है? जहांगीरपुरी हो गया, शाहीन बाग हो गया, सबको मालूम है कि इन इलाके में कौन सी कम्युनिटी रहती है। अब उस स्थिति में बस आप ये कह दें कौन सी कम्युनिटी? मुस्लिम कम्युनिटी है। मैं क्योंकि स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, ये चीज़ है। और बीजेपी आरएसएस की एक पर्टिकुलर राजनीति है कि वो धर्म की राजनीति खेलते हैं। उनके जब से आरएसएस बना है 1925 से 100 साल होने वाले हैं 2025 में, तो मैं बताऊंगा इसके पीछे एक और कारण है कि इस तरह की राजनीति क्यों खेली जा रही है। इनके पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है। म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है, 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है, 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि इसके पीछे एक ग्रैंड प्लान चल रहा है कि कैसे आप मोबिलाइजेशन करेंगे। मोबिलाइजेशन का एक मटेरियल बेस होता कि आप जनता आपके पीछे कैसे मोबिलाइज होगी। एक तो ये हुआ कि जनता में आपने जनता के लिए मदद की, जनता के आपने जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया, जॉब दिया, स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, ठीक है, हॉस्पिटल में इलाज करवाया। कोरोना में सबको मालूम है लाखों लोग मरे हैं, बुरी तरह अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, जवाब नहीं है। जब आप बीजेपी के किसी मंत्री से जवाब मांगेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप किसी भी इशू पर जवाब मांगिए, आप जॉब पे मांगिए, हॉस्पिटल फैसिलिटी पे मांगिए, स्कूल कॉलेज की फैसिलिटी पे जवाब मांगिए, साफ पानी पे मांगिए। मतलब ये शर्म की बात है कि करीब 6 करोड़ लोग गंदा पानी पी के मरे हैं इस देश में, जहाँ पे आरओ से लेकर के तरह तरह के उपकरण आ चुके हैं। आप मंगल ग्रह से पानी ला रहे हैं, मतलब उस देश में 6 करोड़ लोग गंदा पानी पी के मर गए। ये सारे मुद्दे आप बोलेंगे तो उनके पास जवाब नहीं है, जाहिर सी बात है। तो फिर आपको अगला चुनाव वो कैसे जीतेंगे, फिर पब्लिक को कैसे मोबिलाइज किया जाएगा और उस कम्युनिटी को, जिस कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, उस कम्युनिटी को कैसे मोबिलाइज करेंगे। क्योंकि इकोनॉमिक बेस तो ख़त्म हो चुका है। आप गैस के दाम महंगे हैं, तेल के दाम महंगे हैं, सरसों का तेल महंगा हो गया, सब चीज़ महंगा है। नींबू 250 रुपये पहुँचा हुआ है।
तो यानी कि इन मुद्दों पे आप मोबिलाइज नहीं कर सकते लोगों को, तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा है एक धर्म का। और इनको मालूम है कि लोग, जनता जो है ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और उनके बीच में कुछ भी आप शगुफा छोड़िए, वो जाके रिसर्च नहीं करने वाले विकिपीडिया पे कि अच्छा इन्होंने ये कहा, ये गलत तो नहीं है। वो मानने वाले उस चीज़ को, और चलेगा, और उसका एक आधार है। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो ये खाली मैं एक ही धर्म के सांप्रदायिक होने की बात नहीं कर रहा हूँ। दोनों तरफ की सांप्रदायिकता खराब है। जनता तो हिंदू राष्ट्र चाहती है और मोदी जी आरएसएस मिलकर के हिंदू राष्ट्र ही बना रहे हैं। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देता हूँ कि जनता हिंदू राष्ट्र चाहती है या वो अपने मुद्दे के लिए वोट करती है। यूपी में बदलाव चाहती थी यूपी की जनता, या उसी गवर्नमेंट को बनाए रखना चाहती थी? एक सवाल है। यूपी के लोगों ने 40% लोगों ने योगी के फेवर में वोट किया, ठीक है? इसका मतलब 60% उसके खिलाफ में थे, यानी कि 60% लोग बदलाव चाहते थे। ये तो डेमोक्रेसी का प्रॉब्लम है ना कि 40% भी वोट पाया हुआ आदमी आपका मंत्री बन जाता है। 40% अगर लोगों ने वोट किया है योगी को, तो सरकार कैसे बन गई योगी? सवाल ये डेमोक्रेसी पे उठना चाहिए। यानी कि जो इलेक्शन है या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक पर्टिकुलर टाइप से काम करती है। वहाँ आप कॉन्स्टिट्यूएंसी देखते हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है 1 लाख लोग, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है 10,000 हो सकता है कि 1 लाख वाला बीजेपी के अगेंस्ट में गया हो और 15,000 वाले ने उसको वोट किया हो। लेकिन आप जब पार्लियामेंट में पहुँचे, विधानसभा में पहुँचे, तो आपका बस एक विधायक का सीट गिना जाता है, जनता का वोट नहीं गिना जाता है। ये तो फेलियर है। ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है हमें कि ये डेमोक्रेसी का इतना बड़ा फेलियर है कि जहाँ 60% जब आपके जनता आपके खिलाफ में, उसके बावजूद आपकी सरकार बन जा रही है। इनफैक्ट 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 33% वोट पड़ा था। इसका मतलब 67% उनके खिलाफ थे, उसके बावजूद उनकी गवर्नमेंट बन गई। कैसे? सवाल हमें डेमोक्रेसी से पूछना चाहिए। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इस देश में डेमोक्रेसी है क्या? लोकतंत्र है क्या इस देश में? कुछ रह गया है लोकतंत्र जैसा इस देश में जो आज खत्म किया जा रहा है। एक लोकतांत्रिक देश हम कहने को कह सकते हैं, लेकिन लगातार जो लोकतांत्रिक आवाज़ें हैं, जो संविधान जो हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, अलग अलग धर्मों के यहाँ रहने का, अलग अलग खाना खाने का, अलग पहनावे का, उन पे अटैक किया जा रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पर जनता भी इतनी आसानी से वो चीज़ें होने नहीं देगी, क्योंकि उनका अपना मुख्य जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो तो साथ में है ही, पर साथ ही साथ वो इलेक्शन में भी लोगों ने दिखाया है कि बदलाव के साथ में है जनता, ना कि जो सरकार चल रही है उनके साथ में। इसका जीता जाता उदाहरण है कि जितने भी स्टेट असेंबली में या लोकसभा इलेक्शन हुए हैं अभी तक, आप देख लीजिए, बीजेपी को कम वोट पड़ा है और ज़्यादा वोट उसके खिलाफ में पड़ा है। हमको ये सवाल पूछना चाहिए अपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये जनतंत्र हकीकत में जनतंत्र है ही नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिविज्म है, जिसको हम ये कह दें कि जनता का तंत्र तो जनता का तंत्र है, यानी कि जनता जो कहेगी वो होगा। नहीं, इसको हम हिंदी भाषा में सभा तंत्र कहते हैं कि एक सभा बुलाई गई है, सभा में उनकी बात चलती है, सभा में जो विधायक बोल देंगे उनकी बात होगी। जनता जो क्या चाहती है उससे नहीं डिसाइड होता है। जनता तो भैया चाहती है कि प्राइवेटाइजेशन ना हो। आप कितने प्रतिनिधि थे जिन्होंने जा करके जनता के बीच में पूछा कि हम प्राइवेट एजुकेशन बिल ला रहे हैं, जनता बताएं, हम प्राइवेट पानी का बिल ला रहे हैं, जनता से नीतियाँ बनवाइए ना। आप तो पार्लियामेंट में ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है, वहाँ 200-300 विधायक हैं, वो तो खरीदे बेचे जा सकते हैं। 200-300 विधायक बोल देंगे हाँ ठीक है भैया प्राइवेट कर दो, उनका बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, उनके घर में आरओ लगा हुआ है, उनको तो इलाज कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह मिल जाता है। अमित शाह तो मेदांता में चले जाते हैं, अपने ही सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वो बीमार पड़ेंगे तो मेदांता में जाएंगे। और गरीब कहाँ जाएगा? गरीबों के लिए मतलब सरकारी हॉस्पिटल इतने खस्ता हालत में, मलेरिया के टीके का पैसा लिया जा रहा है। आप देखेंगे रेबीज़ का टीका नहीं मिल रहा है कहीं पे। भाई ये दिल्ली जो कैपिटल है, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है ये। और हम झूठ मूठ का घमंड पाले हुए हैं कि महान है, बहुत तेज। कैसे महान है भैया? 100 रुपये के लिए गटर में घुस जा रहा है आदमी, आप चांद पे जा रहे हैं और 100 रुपये के लिए गटर में आप आदमी घुसा दे रहे हैं। महान, बहुत महान है। मतलब डेड बॉडी को बाप अपने पीठ पे लेके चल रहा है, बच्चे के 5 साल के बच्चे के डेड बॉडी को। मतलब ये
जो लोग गर्व करना चाहते हैं ना, हकीकत में उनको शर्म महसूस करनी चाहिए और देश को सुधारना चाहिए। तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो आलोचना इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ खाली बोलना चाह रहे हैं, आलोचना इसलिए भी होनी चाहिए कि सुधार हो। कोई आपका हमारा ही दोस्त या कोई मम्मी पापा हमें बोलते हैं कि हमने कुछ गलत किया तो आलोचना करते हैं, तो वो हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं करते हैं, वो हमें सुधारना चाहते हैं। तो भैया देश में गड़बड़ियाँ हैं, देश की गड़बड़ियाँ हैं, सरकार गड़बड़ी कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि भैया गलत है, गलत। देश में लगातार देश में ना महंगाई बढ़ रही है। 8 साल हो चुके बीजेपी को सरकार बनाए हुए। 8 साल से बीजेपी भारत में देश में सरकार है, उसकी ही है, भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक बार भी कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। इस पर क्या कहेंगे आप? शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री वो सबसे ऊंचे पोस्ट पे बने और सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कहा जाता है, ये द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का। आप इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते हैं, आप प्रेस से बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो यानी कि आप तो अपने जो दरबारी लोग नहीं होते, राजा महाराजा हुआ करते थे कि आप दरबार में बुला लिए हैं उनको, अब जो राजा जी कहेंगे बात वही होगी। भले बातें कुछ हो, बातें गलत ही जा रही हो, समाज में गलत जा रहा है, लेकिन अब राजा जी कह दिए हैं तो दरबार में मीडिया बैठी हुई है, वो जी हुजूर करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, जनता के सवालों का जवाब ना देना, ये एक फलते फूलते डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। ये डेमोक्रेसी को मारने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे सबसे ऊंचे पद पे बैठे हुए आदमी द्वारा, और डायरेक्ट उनके ऑफिस द्वारा ये किया जाना, ये बेहद शर्मनाक है, इस देश के लिए शर्मनाक है। इस देश ने हज़ारों सालों से गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखा है। हमारे क्रिश्चियनिटी पता नहीं वेस्ट में शायद नहीं पहुंची थी, उससे पहले यहाँ पे इंडिया में आ चुकी थी। इस्लाम मिडिल ईस्ट में पहुंचने से पहले इंडिया में आ चुका था। यहाँ तरह तरह के लोग हैं भैया, जैन है, बुद्ध है, आप इनको कैसे आप इनको अलग कर सकते हैं? आप अलग कीजिए ना, इतने सारे खान पान हैं। आप अगर कोई यही कह दे कि हमारा देश का अपना खाली हिंदुत्व का एक विशेषता रही है, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। आलू अमेरिका से आया, पुर्तगाल जब व्यापार करने गया आलू अमेरिका से लेके आया। आज देखिए आलू का ऐसा लगता है कि सब आलू अपना ही है, मतलब आलू पराठा से लेके आलू गोभी सब सारा सब्जी आलू में सब चीज़ मिक्स हो जाता है, ऐसा लगता है सब अपना है। मतलब ये सब मिलके बना हुआ है। ये हज़ारों साल में ये कल्चर, ये ट्रेडिशन और जो सामूहिक संस्कृति हमने बनाई है, इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और देश की जनता ये होने नहीं देगी। आज का प्रदर्शन, आज का जो मार्च हो रहा है, ये इसका सबूत है कि जनता ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर जाएगी। जनता लड़ती है और जनता अपने सही मुद्दे के लिए भी लड़ती है, और जनता अगर जो पावर में है वो गलत करते हैं तो उनके खिलाफ भी लड़ती है। वो चाहे कोई भी पावर में रही हो, कांग्रेस भी थी, कांग्रेस खिलाफ भी लड़े, कांग्रेस को भी नीचे लाए, बीजेपी के खिलाफ भी लड़ेंगे और बीजेपी को भी नीचे लाएंगे। 2024 में सरकार किसकी बनाने की मतलब आशंकाएं किसकी है? बीजेपी क्या दोबारा आएगी 2024 में? आएगी तो गलत है। जनता की सरकार होनी चाहिए। लोकतंत्र का अगर एक बहुत ही इसका आसान सा अगर मतलब निकालें, लोगों का तंत्र, यानी कोई ऐसा तंत्र जो लोगों द्वारा चलाया जा रहा, तो इसमें लोगों की क्या भागीदारी है? क्या खाली लोगों का तंत्र उनके वोट देने से चलेगा? वोट दे दिया हमने, पार्लियामेंट में अपने प्रतिनिधि भेज दिया, अब वो हमारा मुद्दा उठाएंगे। हमको क्या मालूम हमारा मुद्दा उठा रहे हैं, हम बानी का उठा रहे हैं। मतलब इसी लॉकडाउन में, पिछले 2 लॉकडाउन में लोग 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। मतलब ये इस देश का मतलब बहुत ही दुर्भाग्य है कि इस देश की अर्थव्यवस्था चलाने वाला जो इस देश का जो मजदूर वर्ग है, मतलब आज चारों तरफ अपने देखिए, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक सब मजदूर बनाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मजदूर का श्रम नहीं लगा हो। अगर आपको लगता है कि मजदूरों का क्या योगदान है, 5 मिनट के लिए मैं किसी से भी बोलूँगा कि जो भी भगवान को, अल्लाह को, ईशा को या वाहेगुरु को मानते हैं, 5 मिनट के लिए अपने भगवान से कहिए कि जो भी मजदूरों ने इस देश को दिया है, 5 मिनट के लिए बस गायब कर दीजिए। आपको मालूम चलेगा मजदूरों ने क्या दिया है इस देश की अर्थव्यवस्था को या दुनिया को क्या दिया है। और वही मजदूर की क्या हालत थी लॉकडाउन में। मतलब 5-5 साल के बच्चे वो नन्हे मुन्ने से नंगे पैर 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चले हैं। उन पे सैनिटाइज़र का छिड़काव किया गया, मजदूरों को सड़क पे बिठा के दाल चावल परोसा गया। मतलब उनका आत्मसम्मान रौन दिया गया था। और एक प्रधानमंत्री हमारा उस पर बोलने के लिए कुछ, उसको शर्म से कहीं चले जाना चाहिए, डूब मरना चाहिए कि आप ऐसी स्थिति पे भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है जहां देश की जो बहुसंख्यक आवाम है, मजदूर है, आप उनका आत्मसम्मान रौन देते हैं और आप उनके प्रति कुछ संवेदना तक व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आपके पास उनको कहने के लिए कुछ नहीं है। वो जो पूरा अर्थव्यवस्था चला रहा है, तो
24 में किसी की भी सरकार आए, कांग्रेस की आए, मोदी की आए, गोदी की आए, आम आदमी, अंगूर, किसी की भी आए, सवाल ये जनता को क्या मिलने वाला है। अगर मेरा राय ले, जब ये सवाल उठता है कि मोदी नहीं तो कौन, जाहिर सी बात है ये अल्टरनेटिव पूछते हैं, मोदी नहीं तो सीधा भाई जनता की सरकार होनी चाहिए, जो नीतियां बने जनता बनाए। ग्राम सभाएं नहीं होती थी क्या पहले? अपने ही देश में ग्राम सभाएं होती थी ना। ग्राम सभा में सभी लोग जाते थे, कहते थे कि भैया, अभी भी होता ही है गांव में, ग्राम सभा में कहते हैं कि ये चीज़ आई है, इस पर बात रखिए अपना। अगर आप ना कह देते गांव के सारे लोग तो ये पॉलिसी हम लोग ख़त्म करेंगे। इसी तरह कोई भी नीति आ रही है जनता से पूछा जाए ना, जनता का सुझाव लिया जाए। आप अंबानी और टाटा से जो उनके पैसे भर के पार्लियामेंट में बिठा देते हैं, उनके लिए आप नीतियाँ बना रहे हैं, तो भैया ये जनतंत्र कहाँ से हुआ? इसमें जनता की बात कहाँ गई? देश का विकास तो कर ही रहे हैं मोदी जी। देश का विकास इस तरह से कर रहे हैं कि अडानी इस वक्त देश के विश्व के सबसे 5वें सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। तो किसका विकास हो रहा है? क्या जनता का विकास हो रहा है या फिर अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है? इस देश में आज़ादी के समय से ही पूंजीपतियों के विकास पे खाली ध्यान दिया जाता रहा। आप विकास पूछेंगे क्या विकास हुआ है? आप देख लीजिए, हमारे साथ इतनी बुजुर्ग महिलाएं हैं, आज चलना पड़ रहा है रैली में, मतलब पेंशन नहीं मिल रहा है बुढ़ापे में, 60-60 साल के हो गए हैं, इलाज नहीं मिलता, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आप विकास किसको कहते हैं? क्या चकाचक रोड बना देना वो विकास है? या टेक्नोलॉजी ला देना, या मोबाइल सबको पकड़ा देना, या नेट ला देना, वाईफाई और 4G और 5G और 6G और 10G ले आइए यार। आप कर क्या रहे हैं? उसका जनता पे क्या पड़ा है? क्या इसको विकास समझ रहे हैं आप? मतलब करोड़ों लोग इस देश में भूखमरी के शिकार हैं, और ऐसे देश में जो देश इतना अनाज प्रोड्यूस करता है कि पूरी दुनिया की आबादी 7 अरब है, पूरी दुनिया को खाना खिलाने लायक अनाज ये देश प्रोड्यूस करता है, और इसी देश में करीब 30 करोड़ के आसपास लोग भूखे हैं। मतलब शर्म की बात है कि हम पूरी दुनिया को खाना खिलाने की औकात रखते हैं, हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। लोग का जो प्रोटीन और विटामिन का जो डाइट है ना, वो कम हुआ है। और इंडिया में आप कह रहे हैं ना विकास, इंडिया में जो एवरेज हाइट है वो कम हुई है लोगों की, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड मिल ही नहीं रहा लोगों को, खाना नहीं मिल रहा है, फल नहीं मिल रहा है। मजदूरों से पूछिए आप, 12-12 घंटे काम करते हैं, सुबह 1 समोसा खाएंगे, दोपहर को 2 समोसा खाएंगे, ये खाना उनका। दाल के नाम पे पानी वाला दाल खाते हैं, रात को दाल और चावल और आलू की भुजिया। ये विकास है? आप कहते रहिए विकास, जाके विदेश में डंका बजाइए, हमको ही मालूम है विदेश में ही कितना विकास हुआ है, यहाँ पे कितना विकास हुआ है। तो ये तो शर्म की बात है ना, कोई शर्म आनी चाहिए कि आप इलाज, पानी, 6 करोड़ लोग गंदे पानी पी के मर गए, खराब खाना खा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। आप इसको विकास किसको कह रहे हैं? डेफिनेशन में जानना चाहूँगा एक्चुअली विकास का डेफिनेशन क्या है? आए बीजेपी से कोई मिनिस्टर आए, साक्षात मोदी जी आए, वो तो साक्षात विष्णु के रूप हैं, वो आए हैं बचाने के लिए, इस देश को तारने के लिए आए हैं। आए फेस करें ना मीडिया को, और उन दरबारी मीडिया को नहीं, वो मीडिया जो आपसे सवाल पूछा, आप जनता के से रूबरू होइए ना, जनता में आप अपने लोग बिठा दें। अरे जनता आइए सामने, रैंडमली किसी से पूछिए कि क्या विकास हुआ है, जनता बताइए क्या विकास हुआ है। एक आखिरी सवाल आपसे, नेशनल दस्तक के माध्यम से आप सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को क्या अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक अनुरोध करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे इस देश के विकास के लिए, इस देश की प्रगति के लिए? देखिए, देश बहुत महान है, और महानता पे इसकी महानता को कम करके आंका जा रहा है, और बुरी तरह से जो इमेज है एक सेकुलर देश होने का, इसका एक डेमोक्रेटिक देश होने का, उसको तोड़ा जा रहा है। और जो इस देश की स्थिति है, बहुसंख्यक मजदूरों, किसानों की जो स्थिति है, उनमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। तो मैसेज तो उनको यही है कि आप जनता की बातें सुने, जनता के हित में जो नीतियां हैं, पूंजीपतियों के हित की नीतियां नहीं चलेगी, जनता के हित को जो नीतियां हैं, यानी कि स्कूल जो है, क्योंकि एक देश है, 1 नेशन 1 एजुकेशन। बच्चा चाहे प्रधानमंत्री का हो, या उसके चपरासी का, बच्चा चाहे राष्ट्रपति का हो, उनके गार्डन में काम करने वाले पियोन का, और या माली का, सबको एक समान एक शिक्षा दी जाए। पहला जो उनसे मैं मैसेज भेजना चाहूँगा, आप बराबरी चाहते हैं ना, संविधान का पहला ही जो लाइन है, आप प्रस्तावना में समानता की बात करते हैं, समानता का पहला जो आधार है शिक्षा है। आप एक समान शिक्षा लागू कीजिए। आप कहते हैं ना इस देश में सब एक है एक, आप लागू कीजिए एक समान शिक्षा। बच्चा चाहे अंबानी का हो
या अंबानी की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का, दोनों को एक साथ एक स्कूल में पढ़ें, तब तक ये देश में नहीं तो अगर जो आप ये भुनाने की कोशिश करते हैं ना कि जैसे ही एक चीज़ नहीं आ जाती है कि तमाम लोग गरीब अमीरों में बटे हुए हैं देश में, लेकिन जैसे ही हमारा देश आता है तो देश वाला ज़्यादा फीलिंग आ जाता है, गरीब अमीर वाला कम रह जाता है। इसी को किस तरह से भुनाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, और इसमें जो देश के पूंजीपति है उसको फ़ायदा हो रहा है। और एक्चुअली देश के जो पूंजीपति हैं, आप लोग, मैं ये सीधा सीधा बता रहा हूँ, देश के पूंजीपति को मोदी के, आरएसएस के और आरएसएस की जो ये हिंदूवादी राजनीति है इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं तो अगर ये चीज़ नहीं होता तो फिर जनता सीधा अंबानी अमीर गरीब का झगड़ा होता। तो ये जो हिंदू बना दिया, एक पर्दा लगा दिया ना कि इस पर्दे के पीछे हम सब एक, अमीर गरीब भूल जाइए, मालिक आपका शोषण कर रहा है भूल जाइए, आप गरीब है ये भूल जाइए, हम हिंदू इस देश के, भैया अंबानी भी हमारे देश का, मजदूर भी हमारे देश का। पर दिक्कत है उसमें, इस देश में अमीर गरीब है, और जब तक अमीर गरीब है तो ये अमीर और गरीब का देश है। इसमें डिसाइड होगा कि इस देश की जो संपदा है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उन पे हक किसका होना चाहिए, उन पे हक जनता का होना चाहिए, और वह जनता का हक उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ही पूरा रिसोर्सेज बना रही है, जनता ही पूरा देश चला रही है, मजदूर किसान इस पूरे देश को चला रहे हैं, उनके हक में सारी नीतियाँ बननी चाहिए, ना कि पूंजीपतियों के हक में। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। और इसलिए आज हम इकट्ठा हुए हैं कि गरीबों के पेट पर लात मारना रोक दीजिए। ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, आप धर्म के नाम पे तो बुलडोजर चला रहे हैं, इसलिए आप चुन चुन के उन इलाकों को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं। परंतु ओवरऑल आपकी जो पॉलिसी है, आपका जो मास्टर प्लान में भी दिखता है 2021 का, इट इज़ एंटी पुअर। आपका कोई लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान नहीं है जिसके थ्रू आप दिल्ली के हाउसिंग क्राइसिस, जिससे गरीब हिस्सा कम से कम एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सके, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। तो आप एंटी पुअर हैं और आप एंटी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं और आप कम्युनल है। अगर आप इस तरीके से बिना अपने लॉज, अपने जजमेंट्स को रिविजिट करते हुए आगे चलते रहे, वी ऑलवेज रिविजिट लॉज, वी ऑलवेज रिविजिट पॉलिसी, एवरी गवर्नमेंट हैज टू डू दैट। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये कोई छोटा शहर नहीं, एक बढ़ता हुआ शहर है। इसमें डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, एक्सपेंशन के तौर पे क्या फैसिलिटीज और प्रोवाइड की जाएं, ये एक बहुत सेंट्रल केंद्र सवाल बनता है। आप सवाल से ध्यान क्यों भटका रहे हैं? आप लोगों के रोजगार के सवाल को लेकर, जो प्राइस राइज या जिसको इन्फ्लेशन चल रहा है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों से आप ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और किसके घर तोड़ रहे हैं? बार बार मैं कह रही हूँ, किसके घर तोड़ रहे हैं? सैनिक फार्म में, छतरपुर के तो फार्म हाउसेस का तो नहीं तोड़ रहे हैं आप, गरीबों का तोड़ रहे हैं। तो सोचिए और इन्हीं सवालों के साथ आज ट्रेड यूनियंस, महिला संगठन, जन आंदोलन, एलजी हाउस जाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई। धारा 144 कोरोना के नाम पे बहुत सारा जगह लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि इट इज़ आर्बिट्रेरी इस तौर पे, क्योंकि जब भी लोग आक्रोश जताने के लिए आगे आते हैं, सवाल उठाने के लिए आगे आते हैं, आप बहुत आराम से सेक्शन 144 लगा देते हैं। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन ऐसे खत्म नहीं होता है धारा 144 से। लोगों में जो गुस्सा है, लोग जो अपने अहम मुद्दे हैं उन पे लड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, वो कोई भी धारा 144 रोक नहीं पाएगा। मैं इस बार इसमें भी लूँगा, जिस तरीके से आज देश में अजान और फरमान चालू पर बहस हो रही है, उस पर आप क्या सोचती हैं, कैसे देख रही हैं? देखिए, एक सांप्रदायिक राजनीति है। आराम से ऐसी सवालों को लेकर, ऐसे मुद्दों को लेकर आप एक दंगा फसाद कराते हैं, और बार बार मैं ये कह रही हूँ, आप लोगों को उनके सच्चे मुद्दों से उनका ध्यान भटकाने के लिए ये सब करते हैं। यही इनकी राजनीति है, और इसी राजनीति से लड़ते हुए लोग आगे बढ़ेंगे, और ये कोशिश चलती रहेगी। पहले भी हम लोग डेमोलिशन के खिलाफ, पहले भी हम दिल्ली में जब रायट्स हुए उसके खिलाफ लोग लड़ते रहे, और हम पब्लिक डिस्कोर्स को, पब्लिक ओपिनियन को बदलने की पूरी कोशिश करेंगे और बदलेंगे भी। आज यही तो मकसद था इकट्ठा होने के। लेकिन देश की जनता, देश का युवा इसी तो पसंद कर रहा है। बीजेपी को 4 राज्य में दे दिया, जनता ले जाएगी, राज्य सौंप दिया। देखिए, आप ये भी देखें ना, इलेक्शन का रिजल्ट भी बहुत बार मीडिया गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को समझाता है। अगर आप यूपी का इलेक्शन ले लेते, यूपी का इलेक्शन का जो रिजल्ट था, आप मुझे बताइए कि वोट शेयर बीजेपी का कितना था? 39% था। तो आप मुझे बताइए कि अगर 39% लोग बीजेपी के लिए वोट किए, क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इलेक्शन
चलता है इसको फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि अगर एक तरफ 39% यूपी के लोगों ने भाजपा को वापस लाने के लिए वोट दिया, तो उससे बड़ा हिस्सा ने बीजेपी को बाहर रखने के लिए वोट दिया। तो अगर 39% वोट शेयर अगर बीजेपी को गया, तो उससे ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने दूसरे पार्टियों को, उसका मतलब वो बीजेपी नहीं चाहते थे। हम इलेक्शन के रिजल्ट्स किस तरीके से क्यों नहीं देखते हैं कि लोग हमेशा कमल पे नहीं लगा रहे हैं, एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहा है। तो हम लोगों को बुद्धू ना समझें। हमें पता है कि कोरोना काल में क्या हालत थी यूपी में, और यूपी के लोगों ने एक बड़े हिस्से ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। हमें आंकड़े और ध्यान से देखने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो आज तक कहते हैं कि ऑक्सीजन से किसी की मौत ही नहीं हुई। वो तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। रहस्य क्या है? आप देखिए अपना सर, जैसे यहाँ पे एक दीवार है, आप कहिए कि यहाँ पे दीवार नहीं है, जाके अपना वहाँ पे सिर फोड़ दीजिए, हम पता चल जाएगा कि रहस्य क्या है। सिर फूटेगा ना, चोट लगेगी ना। रहस्य वो चीज़ होती है जो आपके कहने के बावजूद भी खड़ी रहती है, वो सच होता है। तो हमें पता है कि कितने लोगों को अस्पताल तक नहीं पहुंचने का मौका मिला, उनको सिलेंडर नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिला। वो तो हमारे राजधानी दिल्ली में भी हुआ है। अरे बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, हिंदी जर्नलिस्ट की भी मौत हुई है 2021 में, आपको पता है क्या हालत थी। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट है, अलग अलग राज्य गवर्नमेंट्स की जो है, दे हैव फेल्ड द पीपल। और आज के दिन तो ये सवाल बनता है ना कि अस्पताल जितने होने चाहिए अस्पताल हैं, क्या हम सारे डिजीजेस का इलाज कर रहे हैं या सिर्फ कोविड का कर रहे हैं? क्या सबके लिए खाना खाने के लिए खाना है? क्या सबके सिर के ऊपर एक छत है? क्या सबके पास रोजगार है? और रोजगार का मतलब ही नहीं 4-5 हज़ार रुपए वाली नौकरी जिससे जीना मुश्किल होता है। एक आपके पास क्या एक प्रोडक्टिव सैलरी है? ये सवाल जेन्युइन सवाल होते हैं, और इस पे लोग अपना संघर्ष, अपने संगठन बनाते हैं। ये सवाल बहुत बार हमारी रूलिंग पार्टियां, हमारी रूलिंग गवर्नमेंट्स की नहीं होती, इसलिए लोगों को सड़क पे उतरना पड़ता है। और इसलिए लोग यहाँ आए हैं बड़ी संख्या में, और आगे भी आप बुलडोजर चलाएंगे तो उससे और मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि लोग अपने मुद्दों पे खड़े रहते हैं। लोग बुद्धू नहीं है, लोग अपने मुद्दों पर इकट्ठा होकर एकता पैदा करके लड़ते हैं। अब जब आप उनको मजबूर करते हैं तो वो लड़ते हैं। तो ये थी हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरह से बुलडोज़र की राजनीति जो है, बुलडोज़र की राजनीति, जिस तरह बुलडोज़र के साथ कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण बोल के एक पेड़ को काट दिया जाता है। आप बताइए आज के देश में, आज के दिनों में क्या एक पेड़ को काटना सही है? ये सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि जिस तरह से गरीबों के रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो वो काम करते हैं बेरोज़गारी में जी रहे हैं, और जो थोड़ा बहुत काम करके पैसे कमा रहे थे, उनके रोज़गार को भी सरकार अगर उस पर लात मार रही है तो वो गरीब कहाँ जाएगा? इसी को लेकर यहाँ पे लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई है, आगे भी तस्वीरें दिखाती रहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे लगातार लोग धरना दे रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सरकार है, मोदी जी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, वो पता नहीं कहाँ सोए बैठे हैं कि किस तरह से इस देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी दर बढ़ रहा है, लोग युवा जो है वो रोज़गार ना मिल पाने के कारण हिम्मत खो बैठे हैं, निराश हो चुके हैं, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल बस इतना है कि आखिर कब तक इस देश का विकास, इस तरह से इस देश में 2 लोगों का विकास होगा, बाकी की जनता का क्या होगा? जनता को किस तरह से हिंदू के नाम पे भटकाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर, धर्म के मुद्दों पर भटकाया जा रहा है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जो ज़रूरी मुद्दे हैं जैसे कि बेरोज़गारी हो गई, महंगाई हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं को लेकर के जितनी भी नीतियाँ हैं, जिस तरह GDP इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त गिरता जा रहा है, उन पर कोई सवाल उठाने के लिए, कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है सरकार की तरफ से। तो ऐसे में कौन है उत्तराधिकारी, कौन उत्तर देगा इसका, कौन जवाब देगा इसका, ये सवाल है। खैर, आप इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीरी गेट में। यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे मोदी सरकार की बुलडोज़र राजनीति के खिलाफ। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं नुपुर बर्नवाल। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।